नमस्ते। आप लोगों ने अधिकतर लोगों ने क्लोसेस के बारे में कहा था। सो मैं कुछ डिस्कशंस क्लोसेस को टारगेट पे रख के कंटिन्यू करता हूं। देखो, क्लोसेस्ट या फॉर दैट मैटर कोई भी फिलर भी हो, सबके बेस में एक चीज ध्यान रखना। सिर्फ रीडिंग, मैं बार बार बोलता हूं ना इंग्लिश में भी, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि जैसे मैथ्स में होता है कि आप क्वेश्चंस पढ़ लेते हो तो आंसर्स ऑप्शन आपके नहीं आते, उसके बाद उसको सॉल्व करना पड़ता है। सेम वे आपके क्लोसेस का है, और क्लोसेस आपके एग्जामिनेशन के पैटर्न में काफी बड़ा एक सेक्शन है। अब हम ये सोचते हैं कि हम लोगों ने एक लाइन को रीड कर लिया, समझ में आया नहीं आया, उसके बाद ऑप्शन देख लिया और बस एक रिफ्लेक्स एक्शन कि ये हमको अच्छा लग रहा है। कारण कोई नहीं है हमारे पास क्यों अच्छा लग रहा है, क्यों सही होगा। बिकॉज एक बात जानो कि अगर आपके पास 5 ऑप्शन है, उसमें से कोई एक सही है, तो वन थिंग इज क्वाइट इंप्लाइड ओवर देयर दैट द अदर 4 आर रॉन्ग। बाकी के 4 गलत हैं। मैथ्स में क्या करते हो, आप सॉल्व करते हो, इसीलिए आपके पास ऑप्शन आ जाता है। लेकिन इंग्लिश में परेशानी यह है कि आपको ऑप्शन देख के सॉल्व करना है, और ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिलते जिसमें सिर्फ एक ऑप्शन हो दिया हुआ है, बाकी के 4 ऑप्शन फालतू के दिए हुए हों। कंफ्यूजिंग ऑप्शंस होते हैं। आपका जब आप ऑप्शन देखते हो ना रीडिंग करने के बाद, तो आपका एक इंट्यूशन होता है, माइंड से आवाज आती है कि ये भी हो सकता है। लेकिन चूंकि आपने कभी सोचा नहीं है, दैट इज वाई आपको लगता है कि हाँ ये वाला होगा। आप उस सोच को जो बोलता है कि कोई और भी ऑप्शन है, कम से कम दिमाग में याद रखो एक बात, कम से कम 2 ऑप्शन, कभी 3, समटाइम्स 4, इतने ऑप्शन होते हैं जिसमें से वो कोई भी ऑप्शन को वहां पे मीनिंग को अगर पॉइंट में रखा जाए तो उसको फिट किया जा सकता है। अब अगर हमने ऑप्शन को एनालाइज करने की आदत नहीं डाली या सोचा नहीं, तो सही उन्हीं का बनेगा जिनकी अंडरस्टैंडिंग बाय वर्च्यू ऑफ द रीडिंग, वो उनकी रीडिंग करते करते उनकी अंडरस्टैंडिंग को स्मूथनेस मिल गया है। वो स्मूथ हो गया, जैसे हिंदी में होता है सारे कैलकुलेशंस। अगर आपको आज क्लोसेस हिंदी में दे दिया जाए ना, तो वो सारा कैलकुलेशन जो मैं अभी बताऊंगा आपको, वो आपके रीडिंग के समय में ही ऑप्शन देखते हो जाएगा। लेकिन जब तक रीडिंग को स्मूथली आप नहीं कर पा रहे हो, तो फिर ऑप्शन को देखने की जरूरत पड़ेगी, वहां रुक के कैलकुलेशन करने की जरूरत है। ये दिमाग में रखो, आदत डेवलप करो। आंसर कमिट तुरंत मत करो, तुम्हारे पास कारण चाहिए होता है। ये आंसर अगर सी है या बी है तो क्यों है, बाकी के 3 गलत कैसे हैं। मैं कभी भी क्लास में पढ़ाता हूं तो कभी क्लोसेस मैंने दिया, लड़कों ने बनाया। अब अगर मैं मैच कर रहा हूं तो उनका ये अभी आप आपके पास भी आएगा, उनके मन में ये बात आती है कि मेरा वाला आंसर गलत कैसे है। अभी मैं अगर कभी उनसे पूछता हूं कि क्या तुम प्रूव कर सकते हो कि तुम्हारा वाला आंसर सही कैसे है, तो नहीं, वो नहीं प्रूव कर सकते, मेरे को ठीक लगा है। देखो, ये ठीक लगने, अच्छा लगने या बेमतलब का कोई कारण नहीं है, कोई साइंटिफिक कॉज है कि 4 में से एक सही है। और वो हर बार वर्ड का मीनिंग नहीं होता। एक बात ध्यान रखना, तुम अगर चाहते हो कि क्लोसेस पे तुमको कंट्रोल डेवलप हो, क्योंकि देखो एग्जामिनेशन में लड़के जो बनाते हैं ना क्लोसेस, एक बड़ा सेक्शन है। अगर मैं सीजीएल मेंस की बात करूं तो देयर आर 25 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चन आते हैं 300 में। मुझे नहीं लगता किसी ग्रामर के किसी एक सेक्शन से 25 क्वेश्चन आता होगा, नाउन से 25 क्वेश्चन आए। अब इतने बड़े सेक्शन को हम गेस के थ्रू बना रहे हैं, या बस एक रीडिंग को अच्छा कर रहे हैं कि बस पढ़े पढ़े पढ़े, खाली पढ़ के आंसर चुने, नहीं सही है। आपको क्लोसेस की
टेक्निकल स्टडी करनी पड़ेगी। और टेक्निकल स्टडी में मेजर टारगेट ये होता है कि आपको ऑप्शन को पढ़ना सीखना होगा। हम लोगों की आदत पड़ी रहती है ना कि हम लोग सेंटेंस पढ़ते हैं क्वेश्चन का दिया हुआ है, नहीं, क्लोसेस में ऑप्शन को नजर रखनी होगी, क्योंकि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है उसके बेस पे आपको सोचना क्या है ये इंडिकेशन मिलता है। ऑप्शन जैसा रहेगा आपको सोचना वैसे ही है, ध्यान रखना। अब मैंने अभी आपके पास जो आपके पास हाथ में मटेरियल है, दो तरह के मैंने क्लोसेस दिए हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को सेकंड वाला क्लोसेस बहुत आसान लगेगा, लेकिन चूंकि डिस्कशन का शुरुआती स्टेज है इसलिए मैंने एग्जाम्पलीफाई करने के लिए क्लोसेस दिया है। ऊपर वाले फर्स्ट वाले क्लोसेस में ओनली वर्ड्स आर देयर, और मुझे लगता है कि वर्ड्स का डिस्कशन मैं लेटर ऑन करता हूं। वर्ड्स का डिस्कशन में टाइम लगेगा। सेकंड क्लोसेस को मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं। आप अगर पैसेज छोड़ दो, क्या लिखा हुआ है, अगर आप ऑप्शन देखो तो देयर इज नथिंग लाइक वर्ड्स ओवर देयर, वर्ड्स नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में आर्टिकल दिया हुआ है, प्रोनाउन दिया हुआ है, 2 में भी आर्टिकल और प्रोनाउन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में प्रीपोजिशन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में फिर से एक प्रोनाउन हो, मैं अभी आ रहा हूं उसमें बताने के लिए, क्वेश्चन नंबर 5 में डिटरमाइनर्स दिए हुए हैं, 6 में प्रीपोजिशन है, 7 और 10 में एक ही वर्ब का 4 फॉर्म दिया हुआ है, 8 में कंजंक्शन है, 9 में वर्ब का एक फॉर्म दिया हुआ है। अब अगर आपके ऑप्शन इस तरह के हों तो एक बात ध्यान रखना, सेंटेंस को समझने से ये क्वेश्चन बनेंगे, कोई लेना देना नहीं है। आप अगर एग्जांपल लो, आप अगर क्वेश्चन नंबर 10 या क्वेश्चन नंबर 7 बना रहे हो तो एक बात तो क्लियर है कि वहां पे बिकम का मीनिंग आएगा, 10 में नेग्लेक्ट का मीनिंग आएगा, मीनिंग तो नेग्लेक्ट का आने वाला है। आप रीडिंग करोगे समझ में आएगा, नेग्लेक्ट का मीनिंग आएगा, बिकम का मीनिंग आएगा। अब अगर बिकम के 4 फॉर्म दिए हुए हैं, नेग्लेक्ट के 4 फॉर्म दिए हुए हैं, और ऐसे क्वेश्चंस अभी बहुत सारे मिल आते हैं, अगर वो 4 फॉर्म है तो उन चारों में से कोई एक ही फॉर्म होगा ना ग्रामेटिकली वायबल। ये क्लोजेस्ट आप बोल सकते हो, बट इसमें एक्चुअली ग्रामर के रूल्स होते हैं। एक बात ध्यान रखना, अगर वर्ड्स हैं तो उसमें कैलकुलेशन का तरीका कुछ और होगा, प्रीपोजिशन होगा तो ये कंफर्म करना होगा कि वो प्रीपोजिशन उस सेंटेंस में लगे हुए किस वर्ड के साथ लगा हुआ है, वर्ब का फॉर्म है या प्रोनाउन है तो ग्रामर के कुछ रूल्स होंगे। उसमें कभी भी पैसेज की रीडिंग आपको कोई हेल्प नहीं करती। अगर आप पैसेज नहीं भी पढ़ोगे ना तो कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, पैसेज की रीडिंग से कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि आपसे जो पूछ रहा है वो ग्रामर के पोर्शंस हैं, और ग्रामर के पोर्शंस को सॉल्व करने के लिए जैसे आप रूल्स पढ़ते हो वैसे उसी रूल के बेस पे यहां बनेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, तुम 7 नंबर में देखो, क्वेश्चन नंबर 7 को टारगेट करो। बिकम दिया हुआ है, बिकमिंग दिया हुआ है, बिकम्स दिया हुआ है एंड बिकेम दिया हुआ है। ब्लैंक स्पेस के जस्ट पहले टू लिखा हुआ है, टू के बाद वर्ब का फॉर्म फर्स्ट आता है, टू के बाद वर्ब का V1 फॉर्म आता है। सो आंसर होना चाहिए बिकम, बट ये गलत है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिकमिंग, क्योंकि वहां पे प्रोन टू, प्रोन के साथ लगा हुआ प्रीपोजिशन है। आप में से जो लोग प्रीपोजिशन पढ़ते हो, याद करते हो, ससेप्टेबल टू, वल्नरेबल टू, प्रोन टू, ये तीनों में टू प्रीपोजिशन आता है, और जिस वर्ड के साथ टू प्रीपोजिशन आता है, मैंने बहुत बताया होगा आपको, जिनके साथ टू प्रीपोजिशन आता है उसके बाद अगर वर्ब रखना हो तो वर्ब V4 फॉर्म में होता है। सो आपके 7 नंबर का आंसर होगा बी, और कारण सेंटेंस का मीनिंग नहीं है, ग्रामर का रूल है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखो, 10 में
अ ब्लैंक स्पेस चाइल्ड। अब अगर ब्लैंक स्पेस के पहले देखो तो आर्टिकल लगा हुआ है, ब्लैंक स्पेस में एक एडजेक्टिव डालना है क्योंकि चाइल्ड एक नाउन है, अ गुड बॉय। उसी तरह से अब आप जरा ये देख लो कि 10 नंबर ब्लैंक स्पेस में कौन सा वर्ब का फॉर्म एडजेक्टिव का काम करेगा। दैट इज नेग्लेक्टेड चाइल्ड। आंसर इज 10 का बी। कहां क्वेश्चन की जरूरत पड़ रही है, पैसेज को पढ़ने की कहां जरूरत पड़ रही है। और आप ध्यान रखना, मैं इन 10 क्वेश्चन को बिना पैसेज पढ़े आपको बताने की कोशिश करता हूं। लेट्स सी, आप अगर क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, ए लगा हुआ है, एन लगा हुआ है, द लगा हुआ है, 3 आर्टिकल लगे हुए हैं और एक देम लगा हुआ है प्रोनाउन। आपके पास देम तो नहीं होगा और ब्लैंक स्पेस के बाद स्पॉइल्ड लिखा हुआ है, एन नहीं होगा। अब बाकी बचा द चाइल्ड और ए चाइल्ड। अब अगर इधर में नो चाइल्ड लिखा हुआ है तो स्पेसिफाई नहीं कर रहा है, जनरल बात कर रहा है, इसलिए आपके ब्लैंक स्पेस में नो चाइल्ड इज अ स्पॉइल्ड चाइल्ड। अ स्पॉइल्ड स्पेसिफाई करता तो द होता। सेकंड ब्लैंक स्पेस में भी सेम कंडीशन, ए एंड द और देम, वही ऑप्शन इधर उधर किया हुआ है। अब अगर आप, क्योंकि आपके पास अगर आर्टिकल लगा रहे हो, क्योंकि देम तो होगा नहीं, अगर आर्टिकल डाल रहे हो तो वो तो नाउन के साथ लगेगा। अभी जो हमने पीछे वाले में डाला था वो चाइल्ड सिंगुलर था, लेकिन यहां देखो तो कंडीशंस एंड सर्कमस्टांसेस दिए हुए हैं और कंडीशंस भी प्लुरल है और सर्कमस्टांसेस भी प्लुरल है, और उसी नाउन के लिए फैमिली कंडीशंस लिखा हुआ है ना, उसी नाउन के लिए हमको एक आर्टिकल डालना है। अब अगर हमको आर्टिकल डालना है तो ए एन लगेगा नहीं, क्योंकि उसके साथ नाउन जो आता है सिंगुलर होता है, सो हमें द लगाना है। थर्ड नंबर में प्रीपोजिशन दिया हुआ है, एट, ऑन, ओवर और अंडर। अब ये प्रीपोजिशन किसी ना किसी वर्ड के साथ तो आया हुआ है ना। प्रीपोजिशन तो ऐसे हवा में आता नहीं है, किसी ना किसी वर्ड के साथ लगा हुआ है। अब जरा आप अगर ऑप्शन देखो, सॉरी सेंटेंस में पहचानो, तो अगर आपके थर्ड नंबर में प्रीपोजिशन लगा हुआ है तो बगल में विच लगा, विच के साथ तो लगेगा नहीं। ये तो एट विच, ऑन विच, ओवर विच, वो तो विच के साथ, लेकिन ये प्रीपोजिशन लगा हुआ है कंडीशन और सर्कमस्टांस के साथ। द कंडीशंस और सर्कमस्टांसेस इन विच टाइप का होना चाहिए था, जिसमें एक बच्चा ग्रो करता है। इन कंडीशन ना, उसी इन का इन वर्ड नहीं दिया हुआ है, अंडर द कंडीशन दिया हुआ है। सो ये जो प्रीपोजिशन थर्ड नंबर में था वो कंडीशन के लिए सर्कमस्टांस के लगा हुआ था, और उसको देखते हुए आपको अंडर चुनना था। इन होता, इन नहीं है, अंडर डालना है आपको। 4 नंबर में अब वही मैं बोल रहा था कि ब्लैंक स्पेस के बगल में 4 नंबर के स्पॉइल वर्ब दिया हुआ है। दीज और दोज को हम ऐसा ही काट देंगे, दिस को भी काट देंगे। आप जानते हो ना, दैट को एज अ कंजंक्शन भी इस्तेमाल किया जाता है। द पेन दैट वॉज लॉस्ट, दैट वॉज लॉस्ट, जो वाले मीनिंग में दैट, एक दैट का मतलब वह होता है जो नाउन के लिए साथ, नाउन के साथ आता है, दैट बॉय, या अकेले दैट का मतलब वह वाला मीनिंग जाता है, और एक दैट का मतलब हु विच दैट, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह। और आपके 4 नंबर ब्लैंक स्पेस में एक कंजंक्शन डालना है, रिलेटिव प्रोनाउन डालना है, सो आपका दैट जाएगा। 5 नंबर में, अब 5 नंबर में अगर आप ऑप्शन देखो तो अच्छा क्वेश्चन है। लिटिल, लेस, मोर और मच, 2 ऑप्शन दिए हुए हैं लिटिल के, एक लिटिल और उसका एक कंपैरेटिव डिग्री लेस, और एक मच दिया हुआ, एक मोर दिया हुआ है। अब ये जरा सोचो कि यहां पे ज्यादा या कम का मीनिंग तो सोचना पड़ेगा, और यही एक 5 नंबर में पोजीशन है जहां पे आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा ये जानने के लिए कि ज्यादा वांटेड चाइल्ड या कम वांटेड चाइल्ड। और अगर आप वहीं पे देख लो तो वांटेड चाइल्ड और द ओनली चाइल्ड, एकमात्र घर का बच्चा हो। सो आपके पास वो जिसको लोग ज्यादा प्यार करते हैं वही वाला वांटेड के मीनिंग में दिया हुआ है। ज्यादा का मीनिंग चाहिए, एक मच है और एक मोर है।
अब अगर आप सोचो तो ज्यादा के लिए दोनों का मीनिंग आएगा, लेकिन समस्या यह है कि आप में से जो लोग मच का डिटरमाइनर जानते हैं, मच के बगल में जो एडजेक्टिव आता है, मच मनी होता है बहुत अधिक पैसे के लिए, लेकिन मच के बगल में अगर एडजेक्टिव डाला जाए, जैसा कि वांटेड दिया हुआ, वांटेड चाइल्ड मतलब चाइल्ड नाउन, वो उसके पहले वांटेड एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के पहले एक लगा हुआ है जिसके साथ जैसे लिटिल के साथ बगल में एडजेक्टिव आ जाएगा, उसके बाद नाउन आ जाएगा। अ लिटिल डिफिकल्ट क्वेश्चन, उसी टाइप से वैसे ही मच के साथ था। अब आपके पास एक मच और एक मोर है, और अगर आप याद करो मच के बगल का एडजेक्टिव, आप में से बहुत सारे लोगों को मैंने एडवर्ब में बताया था, मच का, वेरी मच का, वेरी का। तो मच के बगल में जो एडजेक्टिव आता है वो कंपैरेटिव डिग्री में होना चाहिए। आई एम मच बेटर टुडे, मच के बगल का जो एडजेक्टिव होता है वो कंपैरेटिव में आना चाहिए, लेकिन यहां पे कंपैरेटिव नहीं है, इसलिए अ मोर वांटेड चाइल्ड जाएगा, मच वांटेड नहीं। ही इज मच इंटेलिजेंट नहीं बोलते। चूंकि मच के बगल का एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री में आता है, इसलिए मच कटेगा और आंसर होगा मोर। 6 नंबर में प्रीपोजिशन दिया हुआ है और आसान है, वो द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स, ओ एफ सिंगल एफ वाला, दैट इज 6 का सी हो जाएगा, 5 का बी है, 7 मैंने डिस्कस कर दिया है। 8 में भी अगर आप देखो तो ब्लैंक स्पेस के बगल में ऑफ लगा हुआ है और बिकॉज ऑफ ही होगा ना। 9 में इज, आर, वाज, और यहां पे चूंकि वाज भी दिया हुआ, वेयर भी दिया हुआ है, दो पास्ट में दो प्रेजेंट में, पास्ट काट दो क्योंकि पास्ट की बात हो नहीं रही है। इज और आर दिया हुआ है, सो इट लगा हुआ है तो इट के साथ वर्ब सिंगुलर चाहिए, तो इट इज सीन हो जाएगा। तो आप ये समझो कि अगर आपके पास क्लोसिस में ग्रामर के वर्ड्स दिए हुए हैं, और शायद बैंकिंग में वर्ड बेस्ड क्वेश्चन दे, लेकिन एसएससी में मिक्स्ड क्वेश्चन देता है, वर्ब के फॉर्म्स बहुत देता है, और उसको भी मैं देखता हूं कि बच्चे बनाते हैं सेंटेंस को पढ़ के ही। इनमें से किसी क्वेश्चन को बनाने के लिए एक्चुअली सेंटेंस का, पैसेज का मीनिंग निकालने की, पैसेज के मीनिंग निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। आप ये ध्यान रखो कि क्लोसिस बनाना हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कैसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अगर वर्ड्स हैं तो उसका भी अप्रोच सिंपल सेंटेंस के मीनिंग से नहीं होता। अगर आपके पास वर्ड्स हैं तो शायद पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन विथ अ पर्टिकुलर अप्रोच। और अगर ग्रामर के वर्ड्स दिए हुए हैं, कंजंक्शन दिया हुआ है, वर्ब का फॉर्म दिया हुआ है, प्रीपोजिशन दिया हुआ है, प्रोनाउन दिया हुआ है, डिटरमाइनर दिया हुआ है, तो याद रखना अच्छी तरह से कि पैसेज को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन देखो, वो बताएगा कि तुम्हें ब्लैंक स्पेस के पास कैसे, किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ताकि तुम आसानी से ऑप्शन पे पहुंच जाओ। जिस तरह का वर्ड दिया हुआ उसी के ग्रामर के रूल्स टेकअप करने हैं। मैंने एग्जाम्पलीफाई किया, आपको आसान लगा होगा, बट आप में से बहुत सारे लोगों को यह लग रहा होगा कि मैं बहुत बेसिक लेवल का दे रहा हूं, लेकिन चूंकि ये आपने कहा कि डिस्कशन करना है, तो मैं इस तरह के क्वेश्चंस, अगर आप देखो तो लास्ट प्रीवियस ईयर्स में वर्ब के फॉर्म, प्रीपोजिशंस, बहुत सारे क्वेश्चंस दे रहा है। और अगर वर्ब का फॉर्म है तो उस ब्लैंक स्पेस में आप ग्रामर के रूल को देखने की कोशिश करो, किस रूल को अप्लाई किया है वहां पे। पैसेज को पढ़ने की जरूरत तब पड़ेगी जब वर्ड्स होगा, और जो वर्ड्स के क्वेश्चंस हैं उनका अप्रोच कैसा होना चाहिए, ये मैं अगले डिस्कशन में, आप लोग इसको पैसेज नंबर 1 बना लो। अगले डिस्कशन में मैं आंसर भी मैच कर दूंगा और आपके अप्रोच को डिस्कस करूंगा कि वर्ड्स का अप्रोच कैसा होना चाहिए क्लोसेस्ट में। अगर वो ऑप्शन में वर्ड्स हो तो आप कैसे पढ़ोगे, या फिर ऑप्शन में इस डिस्क्रिमिनेशन कैसे करोगे, ये मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। स्टे सेफ, वर्क हार्ड एंड बी हैप्पी। नमस्ते, थैंक यू।